प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा एवं अन्य सभी प्रकार के शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित आप सभी अभ्यर्थियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं नीलेश सनवाल आज के इस लेक्चर में सर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं यूकेपीएससी लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम के सिलेबस से संप्रेषण के प्रकार एवं संप्रेषण की विशेषताओं पर आधारित महत्वपूर्ण 25 MCQ। तो सर आज के इस लेक्चर में हम कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन पर हम यहाँ पे 25 MCQ सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोगों से मेरा यह कहना है कि आप पहले प्रश्न को देख करके समझ करके स्वयं आंसर करने की कोशिश करें। उसके लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो आइए सर ज़्यादा समय न लेते हुए हम आज के पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा कि लोग केवल संप्रेषण के माध्यम से एक दूसरे और स्वयं को जानते हैं? तो यहाँ पे प्रश्न के 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो इनमें से आप सही ऑप्शन को टिक करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे साहब प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब इसी क्रम में प्रश्न संख्या 2 यहां पर आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा बार्लो के संप्रेषण का रैखिक मॉडल यानी कि लीनियर मॉडल है? तो हमने जब डिटेल नोट्स बनाए थे तो वहां पे हमने अलग अलग मॉडल को वहां पे देखा था। तो बुक में जनरली यह MCQ है। हम बाद में इसके बाद आज के इस 25 MCQ के बाद आपके लिए फिर से MCQ लेके आएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बार्लो के संप्रेषण का रैखिक मॉडल है? पहला है SMRC, बी ऑप्शन है SMCR, ऑप्शन सी है SRMC और ऑप्शन डी है साहब SRCM। तो आप लोगों ने वहां पे बहुत अच्छे से देखा हुआ है, जो बार्लो का जो मॉडल है वहां पर वो क्या है, SMCR मॉडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी। तो आप देखिएगा 25 में से आपके कितने यहाँ पर आंसर सही हो रहे हैं। अब देखिएगा साहब क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण का मूल तत्व है? पहला है संदेश, ऑप्शन बी है प्रतिपुष्टि, ऑप्शन सी है कूट लेखन और ऑप्शन डी है संकेत वाचन। तो आप देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण का मूल तत्व है कह रहे हैं। तो यहाँ पे साहब प्रश्न का जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिपुष्टि। ठीक है, यानी प्रतिपुष्टि मीन्स फीडबैक। एक जो प्रभावी संप्रेषण है उसमें फीडबैक का होना बहुत जरूरी है कि सेंडर या सोर्स से जो मैसेज रिसीवर तक पहुंचा और रिसीवर के बाद से पुनः क्या फीडबैक उसका दिया गया। अगला प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से संप्रेषण के आवश्यक घटक कौन से हैं? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है संप्रेषण के आवश्यक घटक कौन से हैं। तो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दे रखे हैं ABCD। आप वीडियो को पॉज करके उसको पढ़ें, पहले क्वेश्चन का आंसर सुनने से पहले आप पढ़ें ध्यान पूर्वक और ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें कि जैसे आप एग्जाम हॉल में दे रहे हो। तो उसके बाद से यहाँ पे अगर हम बोलें तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, स्रोत, संदेश, हस्तक्षेप, चैनल, प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया और संदर्भ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे करेक्ट आंसर को हमने टिक किया है, वो है सर ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण की एक अमुद्रित सामग्री नहीं है? पूछा है यहाँ पर कि कौन सी अमुद्रित सामग्री नहीं है, यानी कि वो मुद्रित है, ये कहने का मतलब हुआ। तो अमुद्रित सामग्री कौन सी नहीं है? टेलीविजन, कंप्यूटर, वीडियो या समाचार पत्र। तो अमुद्रित कौन सी नहीं है? तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाचार पत्र, क्योंकि एक ऐसी सामग्री है मुद्रित है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, संप्रेषण के संकेत वाचन यानी कि डिकोड का अर्थ है। पहला, संदेश का मूल्यांकन, ऑप्शन बी, विचारों का कूटों में अनुवाद, ऑप्शन सी, संदेश की अस्वीकृति और ऑप्शन डी है साहब संदेश की व्याख्या। तो डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, आप वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें। तो यहां पर साहब प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, संदेश की व्याख्या।
इसके बाद से देखिएगा सर क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पर कहा जा रहा है संप्रेषण प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता एक चैनल है, संदेश का कूटवाचन करता है, वह व्यक्ति है जो एक विचार का कूट लेखन करता है या संदेश हस्तक्षेप के लिए उत्तरदायी होता है। तो प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि जो संप्रेषण प्रक्रिया में जो प्राप्तकर्ता होता है, इसका सही आंसर है साहब ऑप्शन नंबर बी, संदेश का कूटवाचन करता है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है साहब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा जा रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अशाब्दिक संप्रेषण के तरीके हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अशाब्दिक संप्रेषण के तरीके हैं, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो तरीके हैं या टाइप हैं। देखिए पहला ऑप्शन है मुख के हाव भाव, ऑप्शन बी है इंटरनेट भाषा, ऑप्शन सी है इंट्रानेट भाषा, ऑप्शन डी है सर्विस प्रोवाइडर। तो अमौखिक संप्रेषण क्या हो जाएगा साहब? आसान सा प्रश्न है लेकिन इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए मुख के हाव भाव। नेक्स्ट देखिएगा साहब क्वेश्चन नंबर 9। संचार प्रक्रिया का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो देखिएगा जब आप ऑप्शन को पढ़ेंगे ना तो ऑप्शन को पढ़ के आपको कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऑप्शन को पढ़ रहे हैं। देखिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना, आपको सही आंसर को टिक करना है। ऑप्शन ए सबसे पहले भेजने वाला यानी कि सेंडर, फिर संदेश यानी कि मैसेज, फिर माध्यम यानी कि जिसको हम चैनल भी बोलते हैं, और फिर प्राप्तकर्ता रिसीवर, यानी कि भेजने वाला होगा, संदेश होगा, माध्यम होगा, प्राप्तकर्ता होगा। ऑप्शन बी कहता है संदेश होगा पहले, फिर भेजने वाला, उसके बाद माध्यम, फिर प्राप्तकर्ता। ऑप्शन सी कहता है भेजने वाला होगा, फिर माध्यम होगा, उसके बाद संदेश सेलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद प्राप्तकर्ता होगा। ऐसी ऑप्शन डी है साहब, माध्यम, संदेश, भेजने वाला या प्राप्तकर्ता। तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद आंसर देखिएगा। तो साहब प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले होगा सेंडर भेजने वाला, फिर होगा मैसेज संदेश, फिर होगा चैनल यानी कि माध्यम, और उसके बाद होगा प्राप्तकर्ता। अब देखिएगा साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन कक्षा संप्रेषण के लिए बाधा नहीं है? कह रहा है कौन कक्षा संप्रेषण के लिए बाधा नहीं है। पहला है शोर, ऑप्शन बी है अस्पष्टता, ऑप्शन सी है पूर्वाग्रह, और ऑप्शन डी है प्रतिपुष्टि। तो बाधा कौन नहीं है? देखो शोर तो अपने आप में एक बाधा है क्लास में कम्युनिकेशन के लिए, अस्पष्टता है तो वो भी बाधा है, एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, पूर्वाग्रह भी क्या है? एक बाधा है। तो प्रतिपुष्टि फीडबैक क्या है साहब? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यह कक्षा संप्रेषण के लिए बाधा नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। संप्रेषण में भाषा है, भाषा क्या है? देखिए अमौखिक कूट, मौखिक कूट, ऑप्शन सी प्रतीकात्मक कूट, या ऑप्शन डी चित्रात्मक कूट। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जो संप्रेषण में भाषा है यह है ऑप्शन बी मौखिक कूट। क्वेश्चन नंबर 12 काफी इंपोर्टेंट है। संप्रेषण प्रभावी तभी होता है जब पहला ऑप्शन ए स्रोत आकर्षक और सत्तावादी हो, ऑप्शन बी संदेश लक्षित दर्शकों को संज्ञान में लेकर नियत या डिजाइन किया गया हो, ऑप्शन सी है साहब आधुनिक संप्रेषण में प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता हो, और ऑप्शन डी है संदेश प्राप्तकर्ता निष्क्रिय घटक हो। तो यहां पर संप्रेषण प्रभावी तभी होगा जब यहाँ पे करेक्ट आंसर है साहब ऑप्शन नंबर बी, संदेश लक्षित दर्शकों को संज्ञान में लेकर डिजाइन किया गया हो। इसके बाद से है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, व्याख्यान के दौरान संप्रेषण श्रेष्ठ होगा यदि शिक्षक, देखिए आप लेक्चर दे रहे हैं कहीं पर तो कम्युनिकेशन श्रेष्ठ होगा यदि शिक्षक क्या करे? ऑप्शन ए है तैयार किए गए टिप्पण यानी कि नोट्स में से पढ़ाता हो, ऑप्शन बी टिप्पण नोट्स तैयार करके आता है और उन्हें मार्गदर्शिका के रूप में प्रयोग करे, कौन? शिक्षक। ऑप्शन सी तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है, और ऑप्शन डी दूसरे क्षेत्रों में से उदाहरण देते हुए तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है। तो व्याख्यान के दौरान संप्रेषण में श्रेष्ठ होगा, आप कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे यहाँ पे?
वीडियो को पॉज करके देखिएगा। तो यहाँ पर क्या है देखिए, प्रश्न का सही उत्तर है साहब ऑप्शन नंबर डी, जब शिक्षक दूसरे क्षेत्रों में से उद्धरण देते हुए तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, एक प्रभावी संप्रेषण में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? पहला ऑप्शन है भाषण पैटर्न को बदलने की, ऑप्शन बी उचित संकेतों की, ऑप्शन सी सामग्री में दक्षता की, ऑप्शन डी आकर्षक व्यक्तित्व की। तो आपसे पूछा है किसकी आवश्यकता नहीं होती है प्रभावी संप्रेषण। तो प्रभावी संप्रेषण के लिए देखिए साहब, भाषण पैटर्न को बदलने की आवश्यकता तो होती है, उचित संकेतों की भी आवश्यकता होती है, सामग्री में दक्षता भी होनी चाहिए, लेकिन एक अच्छे संप्रेषण के लिए यह जरूरी नहीं कि व्यक्तित्व आकर्षक हो। तो यहाँ पे पूछा है आपसे किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो एक आकर्षक व्यक्तित्व की आवश्यकता नहीं है, बस कम्युनिकेशन अपने आप में अच्छा होना चाहिए। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साहब ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा सर, दो या दो से अधिक लोगों के बीच संप्रेषण को क्या कहा जाता है? पहला है संगठनात्मक संप्रेषण, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी है पारस्परिक संप्रेषण, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी अतिरिक्त व्यक्तिगत संप्रेषण यानी कि एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, और ऑप्शन डी है साहब अंतः वैयक्तिक संप्रेषण यानी कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो संप्रेषण होता है उसको यहाँ पर बोला जाता है, दो या दो से अधिक लोग जब हो जाते हैं तो साहब प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पारस्परिक संप्रेषण। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण को संप्रेषण मध्यस्थता कहा जाता है? पहला है अंतरवैयक्तिक संप्रेषण, ऑप्शन बी पारस्परिक संप्रेषण, ऑप्शन सी समूह संप्रेषण, और ऑप्शन डी है सामूहिक संप्रेषण। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कौन से संप्रेषण को संप्रेषण मध्यस्थता कहा जाता है? तो साहब इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामूहिक संप्रेषण को संप्रेषण मध्यस्थता कहा जाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, गैर मौखिक संप्रेषण में शामिल होता है, यानी कि गैर मौखिक मीन्स जिसको हम अमौखिक कहें, नॉन वर्बल। तो गैर मौखिक संप्रेषण में शामिल होता है पहला भाषण देना, दूसरा टेलीफोन पर बातचीत करना, ऑप्शन सी गीत गाना, और ऑप्शन डी हाथ मिलाना। तो यहाँ पे गैर मौखिक में कौन सा हो जाएगा? नॉन वर्बल में ऑप्शन नंबर डी हाथ मिलाना। जब हम यहाँ पे हैंड शेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो वो कैसा है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। देखिएगा संप्रेषण वृत्तीय होता है यानी कि साइक्लिक होता है जब पहला कूटवाचक यानी कि जिसको हम डिकोडर बोलते हैं, एक कूट लेकर लेखक यानी कि हम इनकोडर हो जाता है, यानी कूटवाचक एक कूट लेखक यानी कि डिकोडर एक एनकोडर हो जाता है, यानी कि डिकोडर ही एनकोडर का काम करता है। ऑप्शन बी प्रतिपुष्टि नहीं हो पाती है, ऑप्शन सी स्रोत विश्वसनीय हो, ऑप्शन डी चैनल स्पष्ट हो। यानी कि जब डिकोडर ही एनकोडर हो जाता है तो उसको साइक्लिक कम्युनिकेशन कहते हैं। तो प्रश्न का सही आंसर है सर ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, पुस्तकें संप्रेषण का मुख्य स्रोत हो सकती हैं। पहला है सामग्री का सारांश प्रदान करवाकर, बी उदाहरणात्मक सामग्री प्रदान करवाकर, सी हिंदी माध्यम द्वारा, और डी है सामग्री को अच्छे प्रिंट के माध्यम से प्रस्तुत करवाकर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो पुस्तकें हैं वह संप्रेषण का मुख्य स्रोत कब हो सकती हैं? तो साहब प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जब उसमें क्या हो? ऑप्शन नंबर बी उदाहरणात्मक सामग्री को प्रदान करवाकर। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, एक शिक्षक प्रभावी संदेश वाहक बन सकता है यदि पहला वह शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करता है, ऑप्शन बी वह छात्रों को अर्थ समझाने में सहायता करता है, ऑप्शन सी वह शिक्षण के बीच में सवाल पूछता है, और ऑप्शन डी वह विषय पर सवालों के सही जवाब पाने में छात्रों की सहायता करता है। तो एक शिक्षक प्रभावी संदेशवाहक बन सकता है। तो यहां पर आप कौन सा देखिए
करेक्ट यहाँ पर टिक करेंगे ऑप्शन को। तो यहाँ पे सर प्रश्न का जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, वह छात्रों को अर्थ समझाने में सहायता करता है। क्योंकि देखिए बुक जो है, किसी भी बुक में जो भी टॉपिक हम क्लासरूम पे पढ़ाते हैं वो सब बुक में ऑलरेडी है। अब टीचर का क्या काम होता है कि एक अच्छे कम्युनिकेशन के थ्रू जो भी आप किसी भी प्रकरण को, किसी भी कंटेंट को छात्रों को पढ़ा रहे हैं तो आप उसको अच्छे से समझा पाएं। ठीक है, यदि हम छात्रों तक उसके अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हैं, उस कंटेंट को उनको समझा पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। तो यहाँ पर प्रभावी संदेशवाहक, तो यहाँ पे हो जाएगा वह छात्रों को अर्थ समझाने में सहायता करता है। इसके बाद से देखिएगा सर क्वेश्चन नंबर 21, कक्षा में संप्रेषण के विफल होने का क्या कारण रहता है? कक्षा में संप्रेषण के विफल होने का क्या कारण रहता है? पहला ऑप्शन है छात्रों का कक्षा में ध्यान न होना। ऑप्शन बी, शिक्षक छात्रों तक संदेश पहुंचाने में असमर्थ हो। ऑप्शन सी, छात्रों की पढ़ाई जाने वाली विषय में कोई दिलचस्पी न होना। और ऑप्शन डी है कक्षा के आसपास या कक्षा में बहुत ज्यादा शोर होना। तो संप्रेषण के विफल होने का जो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है शिक्षक छात्रों तक संदेश पहुंचाने में क्या है, असमर्थ हो। क्वेश्चन नंबर 22, संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश प्रेषक का बहुत अच्छा व्याकरण होता है, यह सक्षमता मूल रूप से किस पर आधारित होती है? देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश प्रेषक का बहुत अच्छा व्याकरण होता है, यह सक्षमता मूल रूप से किस पर आधारित होती है? पहला व्याख्यात्मक, ऑप्शन बी अर्थ संबंधी, ऑप्शन सी वाक्यात्मक और ऑप्शन डी व्यावहारिक। पहले भी पूछा गया प्रश्न है। देखिए आप किस ऑप्शन को टिक करेंगे? आपसे कहा जाए कि संप्रेषण प्रक्रिया में जो संदेश प्रेषक है, जो संदेश भेज रहा है, उसका बहुत अच्छा व्याकरण होता है। ठीक है, यानी कि उसका जो ग्रामर है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो यह उसकी जो क्षमता है किस पर आधारित होती है? व्याख्यात्मक, अर्थ संबंधी, वाक्यात्मक या व्यावहारिक? तो साहब प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है यहाँ पर ऑप्शन सी, वाक्यात्मक। जब ग्रामर यानी कि व्याकरण सही होगा तो तभी हम प्रॉपर सेंटेंस बोल पाएंगे, या जैसे अगर हम लिखित में भेज रहे हैं तो हमको व्याकरण का अच्छा ज्ञान होगा तो तभी हम प्रॉपर सेंटेंस वहां पे बना पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाक्यात्मक। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 23, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छात्रों के चेहरे की अभिव्यक्ति संप्रेषण प्रक्रिया के किस तत्व से संबंधित होती है? छात्रों के चेहरे की जो अभिव्यक्ति है संप्रेषण प्रक्रिया के किस तत्व से संबंधित होती है? ऑप्शन ए संदेश, ऑप्शन बी संदेश प्राप्तकर्ता, ऑप्शन सी चैनल, ऑप्शन डी संदेश प्रेषक। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो साहब यहाँ पे जो प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, संदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, संप्रेषक को सही बोध होना चाहिए। ऑप्शन बी, संप्रेषक में सहनशीलता होनी चाहिए। ऑप्शन सी, संप्रेषक मृदुभाषी होना चाहिए। और ऑप्शन डी, संप्रेषक का अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए। तो कौन सा कथन सत्य है संप्रेषण के संदर्भ में? अगर हम देखें तो सबसे बेस्ट अगर आप देखेंगे तो संप्रेषक को क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे करेक्ट आंसर होना चाहिए कि संप्रेषक को सही बोध होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, निम्नलिखित चरणों में से प्रभावी संप्रेषण के लिए आप पहले किस पर विचार करते हैं? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिएगा साहब, सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है संप्रेषण चैनल या माध्यम का चयन करने पर आप विचार करेंगे। ऑप्शन बी है आपके सामने मूल्यांकन प्रक्रिया का नियोजन करेंगे। और ऑप्शन सी है आपके सामने संप्रेषण के उद्देश्यों को निर्दिष्ट करना, यानी कि उद्देश्यों को आप वहां पे स्पेसिफाई करेंगे। और ऑप्शन डी है साहब यहाँ पे आपके सामने संप्रेषण के लिए मीडिया।
तो इस प्रश्न का आप स्वयं से यहाँ पर आंसर देने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित चरणों में से प्रभावी संप्रेषण के लिए आप सबसे पहले किस पर विचार करेंगे। तो ये प्रश्न को हम सोच रहे हैं कि आपके लिए पहले इसको छोड़ दें और उसके बाद से आप इसका आंसर यहाँ पर जरूर कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर आपके अनुसार यहाँ पे क्या होना चाहिए। और मेरा आप सभी लोगों से यह भी कहना है कि आप अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यूस रखें और काफ़ी डीप स्टडी आप वहाँ पे करें, टॉपिक को समझें और अधिक से अधिक एमसीक्यू को प्रैक्टिस करें। जितना भी आप अपनी स्टडी को समय दे सकते हैं तो उतना आप अधिक से अधिक यहाँ पर इस बीच समय दीजिएगा अपनी स्टडी को। और जो भी आपका रिवीजन है, चाहे उत्तराखंड से रिलेटेड है और जीएस से रिलेटेड है, तो हर टॉपिक का आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रिवीजन करते रहें। तो आपसे यही है कि आज का ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। इसमें एक क्वेश्चन हमने आपके लिए यहाँ पे छोड़ा है, तो इसको भी आप जरूर सॉल्व करें। तो ऐसे ही मेहनत लगातार करते रहें। तो आज के लेक्चर में साहब इतना ही। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत